हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के इतिहास विषय का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं। तो पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। ओके, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। इससे पहले दो पार्ट जो है, तो पहला पार्ट में हम लोगों ने पढ़ चुके थे प्रथम विश्व युद्ध, सत्याग्रह का विचार, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद सूती मिल के मजदूरों का सत्याग्रह। और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग ही क्यों अपनाया गया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कैसे हुआ, खिलाफत आंदोलन क्या था, और असहयोग खिलाफत आंदोलन के कार्यक्रम किस रूप में थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। दोस्तों, जो आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 में जो शुरू हुआ था, इसमें तो समाज के विभिन्न, देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न समूहों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उन सभी लोगों का एक उद्देश्य नहीं था। ठीक है, स्वराज का सभी ने अलग अलग अर्थ अपनाया था, अलग अलग अर्थ निकाला। तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन सभी की अलग अलग आकांक्षाएं थी, अलग अलग मानसा थी, अलग अलग उद्देश्य था सबका। उन लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाला, स्वराज का अलग अलग अर्थ निकाला। तो उस सबका देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शहरों में आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, आंदोलन का शुरुआत शहरों से हुआ। शहरों में मध्यम वर्ग ने सबसे अधिक भाग लिया। शहरों में जो मध्यम वर्ग के लोग रहते थे दोस्तों, उन्होंने सबसे अधिक भाग लिया। जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके कार्यक्रम के अनुसार से ही हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, सभी ने एक आह्वान पे ही किसी भी रूप में सहयोग करने से इनकार कर दिया। हजारों विद्यार्थियों ने इस पे भाग लिया। ठीक है, शिक्षकों और हेडमास्टरों ने इस्तीफा दे दिया, स्कूल जाने से रुक गया कि स्कूल नहीं जाएंगे, वहां से इस्तीफा दे दिया और स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, वकील जो थे उन्होंने कानूनी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, अदालत जाना छोड़ दिया। सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार, चाहे संस्थान हो, जितने तरह का संस्थान थे, सभी सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया गया, जिसमें भी बहुत सारे वकीलों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ओके दोस्तों, और क्या हुआ कि जो विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला था, लगभग देश के सभी विधान परिषदों ने उसका भी बहिष्कार किया, केवल मद्रास को छोड़कर। मद्रास के जो विधान परिषद थे, इन्होंने इसका बहिष्कार नहीं किया, उन्होंने चुनाव में भाग लिया, विधान परिषदों में भाग लिया। क्यों भाग लिया? तो मद्रास में एक पार्टी का गठन हुआ था। मद्रास में एक पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। नाम क्या था दोस्तों? जस्टिस पार्टी। और ये पार्टी का गठन गैर ब्राह्मणों ने किया था। ठीक है, और उनका मानना था कि हम चुनाव अगर जीत जाएंगे तो समाज में ब्राह्मणों का जो स्थान प्राप्त है, जो विशेषाधिकार प्राप्त है, वह स्थान हमें भी प्राप्त होगा। इसीलिए उन लोगों ने इसका बहिष्कार नहीं किया और उन लोगों ने चुनाव में भाग लिया। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में जो विधान परिषद के जो क्षेत्र थे जहां पे चुनाव होने वाला था, उन लोगों ने विरोध किया। अब देखेंगे, ये जो लाल एरिया में दिखाया गया है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी का, यहाँ पे लोगों ने भाग नहीं लिया था। आगे देखिए और क्या हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, चाहे विदेशी वस्तु कपड़ा हो या जो भी सामान हो, उनका बहिष्कार किया गया। शराब दुकानों की पिकेटिंग की गई। पैकेटिंग का अर्थ होता है दोस्तों, जब किसी का पैकेटिंग, जैसे शराब दुकानों के पैकेटिंग की बात कर रहे हैं, तो दुकान हो या फैक्ट्री, उसके जाने के जो रास्ता है, उस रास्ते पे खड़े हो जाते थे लोग, है ना, और उसको एक तरह से बंद कर देते थे। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है ना, यहाँ पे
चित्र में दिखाया गया। एक लाइन से सब खड़े हो जाते थे ताकि अंदर कोई जा नहीं सके, इसी को पिकेटिंग कहते हैं। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़े जलाए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं विदेशी कपड़े का होलिका जलन किया गया। विदेशी कपड़े का जलाने का अर्थ यह नहीं है कि दुकान से लूट लिया और जला दिया, नहीं, बल्कि लोगों ने खरीद कर जलाया था। ठीक है, इसका विरोध दिखाया था कि हम विदेशियों का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं हर तरफ से। ठीक है दोस्तों, आगे इसका परिणाम क्या होता है ये हम लोग देखते हैं कि इसका परिणाम जो हुआ 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। यानी कि जो इंग्लैंड से भारत में जो विदेशी कपड़े आते थे, विदेशी कपड़े यानी कि जो मशीनों का बना हुआ कपड़े आते थे इंग्लैंड से भारत, है ना, जब यहाँ के लोगों ने उसको पहनना, उसको खरीदना छोड़ दिया तो उसका आयात जो होता था वह आधा हो गया, है ना। और जब आयात घट गया तो उसकी कीमत भी घट गया, 102 करोड़ से घटकर कितना हो गया, 57 करोड़ रह गया। अच्छा, बहुत सारे व्यापारियों ने, है ना, विदेशी चीजों का व्यापार करने से इनकार कर दिया कि क्या कहा कि हम नहीं करेंगे, जाइए हम विदेशी आपके कपड़े का, आपके वस्तुओं का व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में देश भावना जागृत हो चुकी थी, है ना, देश प्रेम जो हम लोग राष्ट्रवाद की भावना में, विचार में हम लोग पढ़े थे। उसी तरह से बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से भी इनकार कर दिया, है ना। और क्या हुआ, जब आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़ चुके थे, है ना। जब आंदोलन फैला तो आयातित कपड़े जो विदेश से आयात होते थे, जो वहां से आते थे, इंग्लैंड से जो कपड़े भारत आते थे, उन कपड़ों को पहनना छोड़ दिया। तो उसकी जगह तो कुछ तो पहनने चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। तो उसके जगह भारतीय कपड़े का बढ़ावा मिला, लोग भारतीय कपड़ों को पहनने लगा, जिसमें खादी का आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े बुनने लगे और अपना स्वदेशी कपड़ों का प्रचार प्रसार करने लगे और पहनने लगे, है ना। तो भारतीय कपड़ों को पहनने लगे और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगे। और क्या हुआ, तो जब लोग भारत के कपड़े ज्यादा पहनेंगे तो यहाँ कपड़ों के क्या होगा, खपत ज्यादा होगा। इसलिए भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जब लोग यहाँ का खरीदने लगे तो इसका कपड़ा मिल बढ़ने लगा और हथकरघा, जैसे आप जो हाथ से जो बनाया जाता था, उसका भी मांग बढ़ गया और उसकी संख्या भी बढ़ गई। और क्या देखते हैं, इसका आर्थिक प्रभाव क्या देखते हैं हम लोग, देखिए आप यहाँ असहयोग आंदोलन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका देखेंगे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का होली जलाई गई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। तो जिस कारण से उसका आयात वगैरह घट गया और भारतीय सामानों, भारतीय वस्तुओं और भारतीय कपड़ों का बोलबाला हुई, यानी कि इनको एक बड़ा बाजार मिल गया और इनके भारतीय व्यापार और भारतीय वस्तुओं का जो व्यापार था इसमें बढ़ावा मिला। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि इतने तेजी से ये जो आंदोलन चला था वो फिर धीरे धीरे शहरों में धीमा पड़ने लगा, है ना। आंदोलन धीरे धीरे शहरों में धीमा पड़ने लगा, क्यों पड़ने लगा, तो इसका भी कई कारण थे। सॉरी, खादी कपड़े क्या होता था, हाथ से बनता था, इसलिए ये महंगे होते थे और गरीब लोग इसको खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने फिर से विदेशी कपड़े पहनना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि उत्पादन सीमित होता था। दूसरा क्या था कि उसी समय भारतीय संस्था, जो जितने भी भारतीय संस्था थे, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, का अभाव था, है ना। और बहुत सारे शिक्षक थे और विद्यार्थी थे, छात्र थे, वो कितने दिन तक स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करते, शिक्षा तो जरूरी था। तो फिर से धीरे धीरे वह इन संस्थानों में वापस आ गए, यानी कि वैकल्पिक संस्थानों या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण असहयोग आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्टून कोना यहाँ पे लगाए हुए हैं, है ना, कि भैया ग्राहकी कम हो गया, है ना, और स्वदेशी महंगा है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि स्वदेशी महंगा है और सप्लाई भी कम है, इसीलिए हमें क्या फिर से विदेशी की ओर चल गए। बच्चे लोग जो यहाँ पे है, ये बच्चे लोग अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं कि हमें कब तक स्कूल से दूर रहना होगा। तो फिर से स्कूलों और भारतीय संस्थानों के अभाव की वजह से फिर से लोग धीरे धीरे किधर लौट गए, वही सरकारी संस्थानों में लौट गए, इसीलिए शहरों में फिर धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ने लगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों,
ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन। देखिए, शहरों से निकल करके यह आंदोलन देहातों में, गांवों में जाके फैल गया। हुआ यूं था कि उस समय गांवों में बहुत सारे अलग अलग देश के भागों में, अलग अलग गांवों में अलग अलग आंदोलन चल रहे थे। कहीं पे किसान आंदोलन चल रहा था, कहीं पे आदिवासियों का आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था अलग अलग मुद्दा को लेके। और जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो ये सारे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे शहरों से उठा खेल कर ये कहाँ चल गया, ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंदोलन बढ़ गया। अब हम लोग इन ग्रामीण क्षेत्रों में पहले देखते हैं अवध में। अवध में क्या हुआ दोस्तों? अवध में बाबा रामचंद्र की अगुवाई में किसानों का आंदोलन उन तालिकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जिन्होंने किसानों से अत्यधिक किराए और विभिन्न प्रकार के अन्य उपायों की मांग की। साथ ही क्या किया, किसानों को बिना किसी भुगतान के, बेगारी, है ना, जब बिना किसी भुगतान के काम किसी को कराया जाता तो उसको बेगारी कहते, कि जमींदारों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। किसानों को जमीनों की पर स्थायी रूप से काम करने का पट्टा भी नहीं दिया जाता था, ताकि वे पट्टे पर दी गई भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त ना कर सके। इसलिए उन्हें नियमित रूप से बेदखल किया जाता था। और इस वजह से किसानों की क्या मांग थी कि राजस्व की कमी हो, कर जो वसूल किया जाता था, जो बेगारी जबरन जो काम करवाया जाता था उसका क्या हो, खत्म हो, वो उन्मूलन हो, और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार हो। दोस्तों, ये जो बाबा रामचंद्र की जो हम लोग बात कर रहे थे, सन्यासी बाबा रामचंद्र की, ये जब अवध में जब किसान आंदोलन फैला तो उसका नेतृत्व इन्होंने किया, है ना। बाबा रामचंद्र ने उसका नेतृत्व किया। और इससे पहले ये बाबा रामचंद्र जो थे फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। देखिए, गिरमिटिया मजदूर हम उन्हें कहते हैं, एक्चुअली अंग्रेज जिन मजदूरों को एग्रीमेंट के तहत विदेशों में ले जाते थे काम कराने के लिए, तो यहाँ के लोगों ने उसको धीरे धीरे गिरमिटिया कहना शुरू किया। तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में वो काम कर चुके थे और इन्होंने उसका आंदोलन का ये किया, नेतृत्व किया बाबा रामचंद्र ने। क्या होता था कि वहाँ के जो जमींदार थे वो किसानों का शोषण करते थे। किसानों से बिना वेतन के, यानी कि बेगारी लिया जाता था, जो कि बिना वेतन के काम कराया जाता था, काम कराता था, वेतन कुछ नहीं देता था। उसी तरह उन पे तरह तरह के अत्याचार होती थी और इसी के खिलाफ वहाँ आंदोलन फैल गया था। तो देखिए, स्वराज का मतलब, जो गांधी जी का जो मतलब था कि स्वराज मतलब देश को अपनी राज्य स्थापित करना, इन लोगों का वहां मांग ये था कि ये जो जमींदार थे उनके खिलाफ था इनका, ठीक है। ये जमींदार और तलुकदार जो थे उनके खिलाफ था और इनका मांग था कि बेगारी को खत्म किया जाए, राजस्व को कम किया जाए, जमीनों को दिया जाए, किसानों में बांटा जाए और वैसे जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, इनका ये मांग था। दोस्तों, इसी बीच क्या होता है कि बहुत सारे किसानों ने पंचायतों में यह पास कर लिया कि नाई धोबी बंद किया जाए। यानी कि जो नाई धोबी का जो सेवा होता था, नाई को क्या करता, बाल काटता, दाढ़ी बनाता, उसी तरह धोबी कपड़े उपड़े के धोने का। तो जमींदार लोग जो थे वो ये सब अपने से नहीं करते थे, इन गरीब किसानों से कराया जाता था। तो पंचायतों में यह निर्णय लिया गया कि इन जमींदारों का यह बहिष्कार किया जाए, उनका यह सेवा बंद किया जाए। तो इसी को कह दिया नाई धोबी बंद, ठीक है। इसके तहत वो किसी तरह का सेवा जमींदारों को नहीं देने लगे। इसी बीच ये जो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, ये अवध का दौरा किए, है ना। जवाहरलाल नेहरू अवध का दौरा किए और वहां जाके किसानों से मिले और उनके परेशानियों को समझने की कोशिश की। 1920 के दशक में ही, जून 1920 में ही जवाहरलाल नेहरू और ये जो है बाबा रामचंद्र और भी वहां के जो लोकल किसान है, इन्होंने मिल करके अवध किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। अवध किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। और 1 महीने के भीतर ही इस अवध किसान सभा आंदोलन का 300 से ज्यादा शाखाएं
हो चुकी थी, फैल चुकी थी, अलग अलग गांवों में संगठन हो चुका था। दोस्तों जब आंदोलन जब व्यापक रूप से फैला, ठीक है, जब 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन व्यापक रूप से फैला, तब इन लोगों ने क्या करने लगा, इस आंदोलन में शामिल किया गया। लेकिन इन लोगों का आंदोलन और गांधी जी के विचार से बिल्कुल अलग था। लोग क्या करने लगे, बाजारों में लूटपाट करने लगे, अनाज की गोदामों को लूट लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। और जो वहाँ के स्थानीय नेता लोग थे वो कहते थे कि गांधी जी ने कहा है या गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई भी लगान नहीं भरेगा और जमीन जो है वो किसानों में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह गांधी जी का नाम लेके वो सारे चीजों को सही ठहरा रहे थे, है ना, हिंसा पे उतर गए थे। तो ये था अवध में किसान आंदोलन जिसको शामिल किया गया। आगे हम लोग और एक देखते हैं आंध्र प्रदेश में, है ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश में देखते हैं। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में 1920 के दशक के शुरुआती में औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन क्षेत्रों को बंद करने के खिलाफ उग्रवादी आंदोलन, गुरिल्ला आंदोलन फैला था, है ना। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में प्रवेश करने से रोका, ईंधन की लकड़ी फल एकत्रित करने से रोक लगा दी। और इसके लिए उन्हें क्या लगा कि उनके जो परंपरागत अधिकार थे, जो जंगल में रहते आ रहे थे, उनके अधिकारों से उन्हें हनन किया जा रहा है। देखिए, जो आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, उनका जंगल जीवन यापन का क्या था, स्रोत था। लोग जंगलों में रहते थे, वहां से लकड़ियां लाते थे जिससे अपना घर बनाते थे, करते थे, जलावन के रूप में प्रयोग करते थे। साथ ही जो मवेशी जो पालते थे वह भी कहाँ, जंगलों में चराने ले जाते थे और जंगलों से कंद मूल फल फूल का एकत्रित करते थे। तो ये उनका जीवन जीने का स्रोत था, ढंग था। लेकिन अंग्रेजों ने जब वन अधिनियम लागू किया तो इन चीजों से वहां के जो ग्रामीण था उनको रोक लगा दिया गया और उनको जंगलों से खदेड़ना शुरू किया। तो उन्होंने वहां पे आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। और इन आंदोलनों का नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू, है ना। किसने नेतृत्व किया था, अल्लूरी सीताराम राजू। देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी एक कहानी फेमस है। ये दावा करते थे, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, ये दावा करते थे कि इनके पास अलौकिक शक्तियां है, ठीक है, इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, यह खगोलीय का अनुमान लगा सकते हैं, इनको गोलियां नहीं मार सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इस तरह के ये दावा करते थे, ठीक है। और महात्मा गांधी के ये बहुत बड़ा प्रशंसक थे और उनका गुणगान करते थे। लेकिन ये अल्लूरी सीताराम राजू यह कहते थे कि भारत को स्वराज अहिंसा से नहीं बल्कि हिंसा से मिलेगा, लड़ के लेना होगा, ये इनका मानना था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों ने जब आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी का नाम लेके, तो पुलिस थानों वगैरह में हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में आंदोलन को दबा दिया गया क्योंकि हिंसात्मक हो चुके थे और अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया और 1924 में इसको फांसी दे दिया गया और यह अल्लूरी सीताराम राजू शहीद हो गए। तो इस तरह से वहां के जो लोग थे, इन्होंने स्वराज का मतलब क्या अपनाया, देखिए, है ना, स्वराज का एक अलग अर्थ निकाला। वो चाहते थे कि हमें हमारा जंगल वापस मिल जाए जिसे हम पहले रहते थे। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग असम के किसानों के बारे में, है ना दोस्तों। असम में क्या हुआ था, हम देखेंगे। असम के जो चाय बगान जो मालिक थे, ठीक है, वहां पे जो किसान काम करते थे, बगानों में जो काम करते थे, उसके साथ एक इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत समझौता किया गया था, है ना, एग्रीमेंट किया गया था। इसके द्वारा क्या था कि बगान के जितने काम करने वाले मजदूर थे वो बिना इजाजत के वहां से बाहर नहीं जा सकते थे, है ना, बिना इजाजत के वो कहीं नहीं जा सकते थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि उनको इजाजत मिल जाता था, उनको कभी भी इजाजत नहीं मिलता था बाहर जाने के लिए, बड़ी मुश्किल से कभी कभार मिल सकता। और वो चाहते थे कि उनको इस तरह के बंधन से छुटकारा मिले उसको। और वहां के बगानों का जो किसान थे या मजदूर थे, उनका और एक क्या मांग था कि वो अपने
पैतृक गांव जो उनका गांव है वहां से वो संपर्क बना के रखना चाहते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत वो बंधक की तरफ एक तरह से हो गए थे। और जब यह आंदोलन आया, असहयोग आंदोलन जब तेजी से फैला, तो इन लोगों ने क्या समझा कि गांधी जी ने कहा है, गांधी राज आ रहा है, हर किसी को अपनी जमीन मिलेगा, अपने घर मिलेगा। और इन्होंने बगान मालिकों की अवहेलना करना शुरू कर दिया। बहुत लोग बगानों से भागना शुरू कर दिया। हालांकि ये लोग तो बगानों से भाग गए थे दोस्तों, लेकिन उसी टाइम पूरा देश में हड़ताल हो रहे थे, है ना। और जो सेवाएं हैं कम्युनिकेशन का, जैसे बस ट्रेन वगैरह सारे बंद हो गए थे, तो ये लोग बीच में आके फंस गए। और फंस गए तो पकड़ा गए, और पकड़ा गए तो फिर इनकी जो कुटाई हुई ना, जो पुलिस ने पकड़ लिया तो खूब कूटे। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हर किसी ने ये अलग अलग स्वराज का मतलब ही अलग अलग लिया, स्वराज का अर्थ अलग अलग लिया, है ना। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं दोस्तों, चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन की वापसी। क्या हुआ था चौरी चौरा कांड में और असहयोग आंदोलन की वापसी क्या कैसे हुआ? देखिए, चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में, है ना। यूपी में एक स्थान है, यूपी के गोरखपुर जिला में एक स्थान है चौरी चौरा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ ये पुलिस वाले हैं, दूसरे तरफ क्या है? आंदोलनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण जुलूस में जा रहे थे। इसी बीच वहां पे हिंसक टकराव हो गया और बाद में इन लोगों ने पुलिस थाने पे ही आग लगा दिया, है ना। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने गुस्से में आके पुलिस स्टेशन पर ही आग लगा दिया। देखिए, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिए, जिसमें लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले क्या हुआ था कि ये शांतिपूर्ण अपना जुलूस कर रहे थे, लेकिन उसी बीच ये पुलिस वाले से इनका पगझड़ हो गया, टकराव हो गया। और टकराव हुआ तो जो शांतिपूर्ण जो जुलूस कर रहे थे, शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोगों को गुस्सा आया और इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया। ठीक है, तो जिसमें लगभग कितना 20 पुलिस कर्मी मारे गए। ठीक है, गांधी जी इस हिंसा से आहत हो गए, क्योंकि गांधी जी किसके समर्थक थे? अहिंसा के। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। लेकिन चौरी चौरा घटना क्या हो गई? हिंसा हो गई, आंदोलन हिंसात्मक हो गया। इसीलिए जब इसकी सूचना गांधी जी को मिली तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दिया, है ना। तो इस तरह से एक देशव्यापी आंदोलन जो खड़ा हुआ था वह समाप्त हो गया। यह आंदोलन 1920 से लेके, अगर आपसे पूछता असहयोग आंदोलन, तो 1920 से लेके 1922 तक चला। और खिलाफत असहयोग आंदोलन पूछता अगर दोनों मिलाने के बाद, तो 1921 से 22 तक यह आंदोलन चला, है ना दोस्तों। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े असहयोग आंदोलन के बारे में, क्योंकि गांधी जी का एक चीज यह मानना था कि जब हिंसा फैलने लगा, गांधी जी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे, वो किसी भी रूप में हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, और जब हिंसा फैला तो आंदोलन की वापसी कर ली। अब गांधी जी ने कोई यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अभी भी भारतीय जनता अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उनको पहले अहिंसा के मार्ग पर चलने हेतु तैयार करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किन कौन कौन से घटनाएं हुई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और इस बीच गांधी जी ने लोगों को और किस तरह से समझाएं। ओके दोस्तों, तो आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।